सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 में से पाठ 1 बड़े भाई साहब करेंगे, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी बच्चों उच्च कोटि के रचनाकार थे और उन्होंने ये रचना बड़े भाई साहब एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। आत्मकथात्मक शैली अर्थात जो कथावाचक अपनी कथा स्वयं कहता है। इसमें लेखक ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया है और अपने बड़े भाई की व्यवहार कुशलता, कर्तव्य निपुणता व पढ़ाई के प्रति रुझान तथा जीवन के अनुभवों की सार्थकता के बारे में प्रकाश डाला है। लेखक और उसका बड़ा भाई दोनों में 5 साल का अंतर होता है बच्चों। दोनों ही छात्रावास अर्थात हॉस्टल में पढ़ते हैं। बड़ा भाई तो हर समय दिन रात पढ़ाई में मन लगाता है, लेकिन छोटे भाई का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। वह हर समय खेलता कूदता रहता है। बड़ा भाई उसे अनुशासन में रहने की सीख देता है। वह चाहता है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और अनेक उदाहरणों से इसे समझाता है। वो कहता है कि अंग्रेजी विषय बहुत कठिन है। अंग्रेजी विद्वान जो हैं वो भी शुद्ध अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल सकते और तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम छात्रावास में से चले जाओ। क्यों दादा के पैसे खराब कर रहे हो? तो इस तरह से लेखक उस समय तो अपने भाई की बातें सुनकर डर जाता है और वह एक टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल अगर बच्चों बनाया है तो उसके नियमों का भी तो पालन करना है ना। आप बच्चे भी नहीं करते, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो नहीं करते ढंग से टाइम टेबल को फॉलो। इसी तरह से छोटे भाई ने जिद में आकर टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उसने उस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी और फिर से बार बार खेलने के लिए निकल पड़ा। बच्चों, वार्षिक परीक्षा हुई, उसमें छोटा भाई तो प्रथम आ गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए। बड़े भाई साहब फेल हो गए तो इसलिए वे बहुत दुखी हुए और छोटा भाई बहुत खुश था क्योंकि वो पास हो गया। उसे लगा कि अब मैं बड़े भाई से पूछूं कि अब आप सही हो या मैं सही हूँ। अब इस तरह से जब वो लेखक अपने बड़े भाई को दुखी देखता है तो वह भी दुखी हो जाता है बच्चों। और बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, इतने खुश होने की बात नहीं है। अगर तुम पास हो गए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर साल ऐसे ही पास हो जाओगे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें मालूम है मेरी कक्षा में जब आओगे तो क्या होगा तुम्हारा हशर? गणित के कितने सवाल मुश्किल होते हैं, इतिहास के नाम रटने कितने मुश्किल होते हैं और तुम मेरी कक्षा में आओगे तो 0 भी नहीं ला पाओगे। इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और ऐसे वैसे पढ़ाई करने से तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे लेखक आजकल के अध्यापकों के बारे में भी बताता है कि किस तरह से आजकल के अध्यापक जो है पढ़ाई अगर हम काम करते हैं तो पेपरों में नंबर काट लेते हैं और वो चाहते हैं कि रटे हुए उत्तर ही किताब कॉपियों में लिख दिए जाए। अब इसमें बच्चों जो लेखक है, लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे उनसे ज़्यादा अनुभव है, अर्थात बड़े भाई साहब को लेखक से ज़्यादा अनुभव है, इसलिए उन्हें अपने बड़े भाई साहब की बात माननी चाहिए और उन्हें खूब पढ़ाई करनी चाहिए। अब कोई और होता तो शायद वो डर के मारे पढ़ने लग जाता, लेकिन यहाँ पे तो लेखक भाई पढ़ने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। उस समय तो कुछ देर के लिए उनके दिमाग में आया कि हाँ वो पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के, लेकिन उनका फिर से खेलने में ध्यान चला जाता है बच्चों और वो फिर से खेलने में मस्त हो जाते हैं। अब अगली बार फिर परीक्षा होती है और जब अगली बार परीक्षा होती है तो इस बार फिर छोटे भाई पास हो जाते हैं और बड़े भाई फिर फेल हो जाते हैं। अब इस बार बड़े भाई रोने लग जाते हैं और जो छोटे भाई हैं वो अपने बड़े भाई को देखकर रोने लग जाते हैं। अपने पास होने का तो सुख जो है वो भूल जाते हैं। अब इस तरह से अगर उनको लगता है कि अगर छोटे भाई फेल हो जाते तो बड़े भाई को इतना दुख नहीं लगता, लेकिन अब बड़े भाई तो दुखी होते हैं तो इस चक्कर में वो भी उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। फिर
बड़े भाई फिर उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कक्षा में फेल हो गया हूँ तो इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गणित के कितने मुश्किल सवाल होते हैं, कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए तुम भी मेहनत से पढ़ो। इस तरह से कहते कहते लेकिन लेखक के मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान वही खेल में लग जाता है। एक शाम को बच्चों, जब वो अपने पड़ोस के बच्चों के साथ पतंग लूटने जा रहा होता है लेखक, तो उसके भाई साहब उसे देखकर उसे बहुत डांटते हैं। कहते हैं तुम्हें अपने आत्मसम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बच्चे जब 8वीं कक्षा में आ जाते हैं तो क्या ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, उसका आने का क्या फ़ायदा? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इस तरह से अंत में लेखक यह बताना चाहता है कि उसके बड़े भाई साहब उससे एक बार कहते हैं, क्या उसका मन नहीं करता पतंगे उड़ाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं उड़ा पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने छोटे भाई के लिए आदर्श बने। इसलिए अपने छोटे भाई को जिम्मेदारी समझाने के लिए वो अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है अगर अपनी इच्छाएं दबा देता है और अपनी नैतिक दिनचर्या को भूल जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी उतना महत्व हमें देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया है कि आज की शिक्षा पद्धति में कितना फ़र्क है। आज की शिक्षा पद्धति में बच्चे केवल रटते हैं, जो कि रटना नहीं चाहिए, विषय को समझकर याद करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मुझे लगता है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ